हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है ईवीएस, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका 16 तारीख पहला महीना 2025, मतलब 2025 में जो आपके जनवरी में एग्जाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मतलब एकदम फ्रेश, एकदम न्यू क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, और तो और आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न भी इस वीडियो में समझ में आएगा कि आपको क्या क्वेश्चन करने हैं, किस तरह का पैटर्न आएगा, तो सारी चीजें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में, आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सब्जेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, बात करें यहाँ पे, अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड एसओएल कोर्स जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है, तो उनको करना है सिर्फ पार्ट ए। ठीक है, उनको अटेम्प्ट पार्ट ए करना है, जो कि आपका 30 नंबर का है। अगर आप लोग स्टूडेंट है, रिपीटर है, मतलब आप रिपीट कर रहे हैं एसओएल मतलब रेगुलर का कोर्स, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट है और दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एडमिशन हुआ था 22 और 23 में, तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इस पेपर को, और 2022 और 2023 के किसी भी सेशन में आपका एडमिशन हुआ था, तो आपको पार्ट ए बी सी तीनों करने हैं, मतलब कि आपको 70 नंबर का पेपर करना है। ठीक है, ये हो जाता है। अब आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, आप लोगों को उनको पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आप लोग एकदम न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पार्ट ए जो है वही करना होगा, चांसेस यही है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं। देयर आर 5 क्वेश्चन इन पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी फॉर द रिमेनिंग अटेम्प्ट एनी टू। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट ए को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी, मतलब 2 क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोग भाई स्टूडेंट है रेगुलर कोर्सेज के, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करने होंगे, जिसमें पार्ट ए में पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं। फिर फ्रॉम पार्ट बी में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। इस हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, आप लोगों को क्लियरली इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही पेपर करना है। ऐसा नहीं कि आपने पेपर देखा और लिखना चालू कर दिया टाइम बचाने के मारे। ठीक है, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, फिर करना है। फिर रिपीटर स्टूडेंट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि एसओएल के हैं और रिपीट कर रहे हैं, जिनका एडमिशन 22 और 23 में हुआ था, उनको पार्ट ए बी और सी तीनों अटेम्प्ट करना है। ठीक है, attempt any 3 question from part A including question number 1 which is compulsory. From part B attempt any 2 question. From part C attempt any 2 question. ठीक है, there is no compulsory in B and C. ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये हो जाता है आपका बेसिक सा जो इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे आपका पार्ट ए आपका चालू होता है, ठीक है, रेगुलर और एसओएल के न्यू स्टूडेंट्स के लिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का, आप देख सकते हैं, और पहला क्वेश्चन है कंपलसरी क्वेश्चन जो अनिवार्य है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे तो ए में आपसे क्या पूछा गया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत आपको यहाँ पे बताना है, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, टोटल 5 चीजें पूछी गई हैं, तो आपको इनमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरे में पूछा गया पर्यावरण केवल 2 घटकों से बना है, स्थलमंडल और जलमंडल। ये प्लास्टिक जैव निम्नीकरण कचरे का एक उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेजी से होता है। और आखिरी है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये 5 स्टेटमेंट टाइप से हैं, इनको आपको सही या गलत बताना है। ये हो जाता है पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी वाला पार्ट है, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपका 5 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैश का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। फिर ठीक है, रामसर कन्वेंशन डैश की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि है। शोर की तीव्रता को डैश की इकाई में नापा जाता है। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का डैश प्रतिशत एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक नियंत्रित होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, और आखिरी है कि विश्व ओजोन दिवस डैश को मनाया जाता है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 चीजें देखने को मिलती है, ट्रू और फॉल्स, और रिक्त स्थान, या फिर हम कहें फिलिंग द ब्लैंक्स, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी है। अब हम आगे बढ़े,
तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, जो कि कंपलसरी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यहाँ पे हर एक पॉइंट में दो दो टॉपिक दिए गए हैं, उन दोनों टॉपिक के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और यहाँ पे टोटल 3 बताए गए हैं, तो 3 में से कोई भी आपको 2 करने हैं, और हर एक टॉपिक मतलब हर एक पॉइंट जो है 5 नंबर का है। जैसे कि वन पारिस्थितिक तंत्र बनाम रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 5 या 6 आपको अंतर जो है वो बताने होंगे। फिर ई कचरा बनाम खाद्य अपशिष्ट, ये आपको बताना है, ठीक है। प्राथमिक वायु प्रदूषक बनाम द्वितीयक वायु प्रदूषक, तो ये 3 अलग अलग टॉपिक्स है, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या भाई आप कह सकते हैं कि अंतर है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी एनी फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। अटेम्प्ट एनी टू, किन्हीं भी 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो होता है वो लिख के दिखाना है, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी आप कह सकते हैं। टॉपिक क्या क्या है, नदी जल संघर्ष, यूट्रोफिकेशन और उसके प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, ठीक है। 3 टॉपिक है, 3 में से कोई भी 2 टॉपिक जो कि आपको लिख पाए आप लोग, जिनको इजीली एक्सप्लेन कर पाए, उन टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 पार्ट हो गए ए और बी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। ये हो जाता है आपका। अब हम आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भाई यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आप देखेंगे भारत में विभिन्न प्रकार के नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कौन से उपलब्ध है, ठीक है। भारत में जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कौन कौन से उपलब्ध है वो आपको यहाँ पे बताना है। चर्चा करें कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाने और उनका विस्तार जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास सुनिश्चित करने में कैसे मदद करता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं ना, रीयूनेबल एनर्जी, ऐसी मतलब व्यवस्था या ऐसी मैकेनिज्म जिससे कि कोई एनर्जी बने, ठीक है, जिससे पावर प्रोड्यूस हो बट वो बार बार होती रहे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें विंड मिल्स की, ठीक है, जो पवन चक्की आपने देखी होगी विंड मिल्स, ठीक है, वो क्या करती है, वो हवा के उससे चलती है और वो पावर जो है वो बनाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो रीयूनेबल है, ठीक है, उसको हम दोबारा दोबारा बना सकते हैं, वो खत्म नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें भाई पेट्रोल डीजल की, तो वो पावर तो बनाते हैं बट वो क्या करते हैं, वो एक टाइम पे आएगा कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा दुनिया में, ठीक है। तो ये तो ऐसी कौन कौन सी सोर्सेस हैं भारत में जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, और वो क्या जलवायु परिवर्तन में कैसे हेल्प करते हैं और सतत विकास को सुनिश्चित करने में कैसे योगदान देते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उससे पर्यावरण पे, स्वास्थ्य पर और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो आपको बताने हैं। कुछ ऐसे उपाय सुझाएं जिन्हें लागू करके इसका प्रसार कम किया जा सके, मतलब कुछ ऐसे आपको पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं ना कि आपको अपने सजेशंस देने हैं जिससे कि जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके और वो जो सुझाव है उसे लागू करा जा सके जिससे प्लास्टिक प्रदूषण कम हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्या है, 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 में आपको 2 क्वेश्चन उठाने हैं। तो ये हो जाता है आपका पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, जिसमें आपको रिपीटर स्टूडेंट है, अगर आप रेगुलर या एसओएल के, तो आपको ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन ही दिया गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में हर सर्दियों में भयंकर धुंध छाती है जिससे हवाओं की गुणवत्ता पर काफी असर पड़ता है। अपने कॉलेज के इको क्लब के सदस्य के रूप में प्रस्तावित पहल इस मुद्दे की गंभीरता के बारे में छात्रों और आसपास के समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त उन उपायों पर चर्चा कीजिए जो नागरिक और सरकार दिल्ली की धुंध की समस्याओं को दूर करने के कम कर सकती है और उठा सकती है, ठीक है। तो अब आप क्या है कि भाई दिल्ली में बहुत ज्यादा सर्दी के दौरान क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा धुंध पड़ती है जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है आसपास के क्षेत्र में और जो छात्र हैं उन सबको, ठीक है। तो आपको भाई ऐसे सुझाव देने हैं जिससे दिल्ली गवर्नमेंट उन्हें अपनाए और जो धुंध की समस्या है इसको कम करा जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है आपका। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो डिटेल में आपको यहाँ पे बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ऐसे क्या है कि भाई ऐसी नीतियों और प्रौद्योगिकी का सुझाव दीजिए जिनके द्वारा भारत निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सके, ठीक है। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। तो भाई अब आपको यहाँ पे ऐसी नीतियों के बारे में बताना है और ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है जिसके द्वारा जो भारत है,
ठीक है, भारत में जो सतत विकास होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको प्राप्त किया जा सके, तो एसडीजी जो है 3 और एसडीजी 7 है, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना भाई। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कौन से सतत विकास की जो सुझाव है वो आप लोग देंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम शोन इन अ पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये जो इकोसिस्टम है ये वाला, ठीक है भाई, देख सकते हैं आपके हल्का हल्का पौधा है, उसके फिर भाई जल भी इकट्ठा हो रहा है, जल में मछलियां भी हैं, ठीक है, और जल के ऊपर जो पौधे हैं वो है, और सूरज है। तो ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को आपको पता करना है कि ये कौन सा इकोसिस्टम है, और निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, कि भाई जो पारिस्थितिक तंत्र बताया गया है उसकी आपको पहचान करनी है और फिर उत्तर देने हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार का नाम बताइए, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है ये आपको बताना है। फिर इस पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं उनकी पहचान आपको करनी है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में इस पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक महत्व के ऊपर आपको क्या करना है, सापेक्ष में चर्चा भी करनी है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इमेज बेस्ड, जहां पे आपको एक फोटो दे दी जाएगी, फोटो को आपको समझना है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। लास्ट हमारा पार्ट सी आ जाता है, पार्ट बी हम कर चुके हैं। पार्ट सी में आप देखेंगे ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि एसओएल के हैं, ठीक है, और जो दोबारा से पेपर दे रहे हैं 22 और 23 के सेशन में उनका एडमिशन हुआ था। यहाँ पे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, डिफाइन द फॉलोइंग अटेम्प्ट एनी 5, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक में से किन्हीं भी 5 टॉपिक को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। जैसे कि टॉपिक क्या है, जीवाश्म ईंधन, समस्थिति, धुंध, जैविक खेती, घास स्थल, पारिस्थितिक तंत्र और जल तंत्र, खाद्य तंत्र, ठीक है। ये 6 टॉपिक है, 6 में से आपको टोटल नंबर ऑफ टॉपिक कितने, 5 जो है वो इनको एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, जिसमें सीधा सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण के प्राथमिक चरणों और प्रभावों की जो व्याख्या होती है वो आपको यहाँ पे करनी है। भाई मरुस्थलीकरण क्या है, मतलब डेजर्टिफिकेशन होता है ना भाई, डेजर्ट्स होते हैं, मरुस्थल होता है, जैसे कि भाई हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान का क्षेत्र जो सूखा है एकदम, दूर दूर तक वहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो मरुस्थलीकरण बता दिया है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके साथ साथ मरुस्थलीकरण के जो प्राथमिक कारण होते हैं वो आपको बताने हैं, और उसके जो प्रभाव होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे को वर्गीकृत कीजिए। भारत में जो शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार का जो ठोस कचरा होता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो होता है, ठीक है, उसको आपको वर्गीकृत करना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत और अपशिष्ट पृथक्करण की प्रासंगिकता पर आप भी आपको चर्चा करनी है। ऐसे पहले तो आपको ऐसे कचरे को जो कि गांव में या फिर हम कह सकते हैं कि शहरों में इकट्ठा होता है जो कि ठोस होता है, जैसे कि भाई प्लास्टिक की बोतलें, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, जो कि होता है ना, जिनको जो बहुत लंबा टाइम लेती है डिकम्पोज होने में, ठीक है, तो ऐसे कचरे के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। उसके साथ साथ आपको उनको वर्गीकृत भी करना है, और फिर 3R का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में बात करना है, और अपशिष्ट पृथक्करण का जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11। ये आपका पार्ट सी भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, आप देख सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो पार्ट सी, अब यहाँ पे अगर आप लोग स्टूडेंट है, एसओएल के फ्रेश स्टूडेंट है, तो आपको सिर्फ पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप लोग पार्ट ए के जितने क्वेश्चन है उनको कवर अप करके जाइए, समझ के जाइए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के और सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हेल्पफुल नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है, जिनसे आपको आइडिया लगेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, और बाकी सारी चीजें चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।